जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज बीपीएससी एडीओ के लिए कुछ आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है करेंट अफेयर का, उसे हम रिवाइज करते हैं। जैसे आपका देखो, बिहार बजट 26-27, बिहार इकोनॉमी सर्वे 25-26 और सेंट्रल बजट 25-26 और सेंट्रल इकोनॉमी सर्वे 25-26। ठीक है, ये आपका चार टॉपिक जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपका बीपीएससी एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता ही है, खास करके आपका केंद्रीय बजट, ठीक है, और बिहार बजट, केंद्रीय बजट, बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण, ये चार टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको हम एक ही साथ ये चार टॉपिक को आपको रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा, आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो। ठीक है, आपको कल से आपका एग्जाम स्टार्ट है, 14 से लेकर आपका 21 तक एग्जाम है। ठीक है, जिसका भी जिस फेज में है, ऐसा आपको हम फर्स्ट फेज में एग्जाम होने के बाद आपको हम दिखाएंगे कि हमारे क्लास से कौन कौन सा क्वेश्चन आया है करेंट अफेयर का। ठीक है, तो आपका 14-15 को एग्जाम होने दीजिए, उसके बाद आपको प्रूफ भी दिखा देंगे। तो जो आपका सेकेंड शिफ्ट में जिसका और थर्ड आपका जिसका थर्ड में है, वो सबको पता चल जाएगा कितना क्वेश्चन मिला है। ठीक है, तो जिसका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, आप इस क्लास को देख करके जरूर जाइएगा। ठीक है, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और एमसीक्यू प्रश्न के थ्रू बिहार बजट को समझते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपका है कि बिहार, आपका पहला प्रश्न है कि बिहार का वित्तीय वर्ष 26-27 का बजट किसके द्वारा विधानसभा में पेश किया गया? किसके द्वारा यह बजट पेश किया गया? तो आपको पता ही होगा कि नया बिहार के नए वित्त मंत्री बने हैं और ये बने आपका विजेंद्र प्रसाद यादव। तो विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा बिहार बजट को इस बार विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आपका बिहार का वित्त मंत्री बदल चुका है। पहले थे आपका सम्राट चौधरी, तो सम्राट चौधरी अभी आपका गृह मंत्री बने हैं, लेकिन अभी आपका जो वित्त मंत्री है वो है आपका विजेंद्र प्रसाद यादव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार बजट 26-27 की मुख्य थीम क्या है? बिहार बजट 26-27 की मुख्य थीम क्या है? इसका थीम है आपका संपन्न बिहार, संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार। ध्यान रखिएगा, अब प्रश्न आपका थीम से भी पूछे जाते हैं। तो बिहार बजट 26-27 का थीम जो रखा गया है, वो थीम रखा गया आपका संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार, संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार, इसका थीम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा वित्तीय वर्ष 26-27 का राज्य बजट विधानसभा में कब पेश किया गया? यानी ये जो बजट है वो बिहार विधानसभा में कब पेश किया गया? तो याद रखिएगा 3 फरवरी 2026 को, 3 फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा में इस बजट को प्रस्तुत किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 है कि बिहार बजट 26-27 में राज्य के विकास के लिए प्रस्तुत पंच तत्व के मॉडल का सही क्रम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये जब का इस बार का जो बिहार बजट है ना, उसमें पंचतंत्र यानी आपका 5 पिलर मॉडल प्रस्तुत किया गया है। और ये जो 5 पिलर मॉडल है ना, उसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम है आपका, इसका नाम है, ध्यान रखना, ज्ञान, ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। ठीक है, ज्ञान, विज्ञान, ईमान, अरमान, सम्मान, ये 5 पिलर बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो इसमें जितने भी हम क्वेश्चन बनाए हैं ना, सारा क्वेश्चन मैं अपने से सेट किया हूं और सभी बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, इसलिए इस क्लास को आप जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपको हम कल यानी अगले क्लास में आपको हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण भी करवाने वाले हैं और केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण भी करवाने वाले हैं। और आपको बता दें कि हमने आपको केंद्रीय बजट करवा रखे हैं। ठीक है, केंद्रीय बजट आपको हम कल ही आपको क्लास करवाए हैं, तो केंद्रीय बजट आप 26-27 को पहले देख लीजिए। ठीक है, और बिहार बजट को देख लीजिए, उसके बाद हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण एक साथ करवा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है कि बिहार बजट 26-27 का कुल आकार कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी बिहार का बजट कितना का है? इस बार का जो बिहार का बजट है वो कितना का है? इसका आकार क्या है? ठीक है, इसका आकार है, ध्यान रखना, 3,47,589.76 करोड़। ठीक है, 3,47,589
589, ठीक है, 589.676 करोड़, इतना इस बार का बिहार का बजट है। ठीक है, इतना ये आपका बिहार का बजट है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो बजट है ये बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ये बजट आपका बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। चलिए आगे हम देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि बिहार बजट 26-27 में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है। कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है। अब देखो राजस्व व्यय पहले समझिए होता क्या है, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि राजस्व व्यय क्या होता है। ठीक है, देखो सिंपल समझिए अपना भाषा में कि राजस्व व्यय क्या होता है। देखो राजस्व व्यय ये होता है ना कि कोई भी सरकार जल्दी राजस्व व्यय नहीं करना चाहता है, वो पूंजीगत व्यय करना चाहता है। क्यों? क्योंकि पूंजीगत व्यय से क्या होता है ना कि आपका एसेट का जनरेट होता है, एसेट बढ़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है आपका राजस्व व्यय में, उसमें न तो आपका एसेट बढ़ता है न ही लायबिलिटी घटता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी आपका पूंजी निर्माण नहीं होता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं होता है। जबकि आपका राजस्व व्यय में क्या होता है, पेंशन, ठीक है, वेतन, इसमें पैसा जाता है। और पेंशन वेतन से यानी कोई डेवलपमेंट होता नहीं है। ठीक है, इसीलिए सरकार राजस्व व्यय कम खर्च करना चाहता है। लेकिन देखना राजस्व व्यय बढ़ता है, इसी कारण से राजकोषीय घाटा भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बस इतना समझिए कि पेंशन, वेतन, इस सब पर जो खर्च करते हैं वो आपका राजस्व व्यय है। ठीक है, यदि आप इकोनॉमिक्स की तरह समझते हैं तो आपको ये कहेंगे कि राजस्व व्यय वो होता है जिससे सरकार की न तो एसेट बढ़ती है, ठीक है, ध्यान रखना, न ही एसेट बढ़ती है। ठीक है, एसेट को बोलते हैं, न ही आपका सरकार की एसेट इसमें बढ़ती है, न ही सरकार की लायबिलिटी, ठीक है, न ही सरकार की लायबिलिटी घटती है। ठीक है, तो ये होता है आपका राजस्व व्यय। तो इसमें कह रहा है कि राजस्व व्यय कितना है, तो ध्यान रखना इस बार जो आपका राजस्व व्यय है ये है आपका, ध्यान रखना, 2,84,134 करोड़। 2,84,134 करोड़ इसमें क्या है, तो आपका राजस्व व्यय है, राजस्व व्यय है। अब चले जाते हैं आपका कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखो यहाँ राजस्व व्यय का परिभाषा भी हम दे रखे हैं कि यह वह खर्च होता है जिससे न तो कोई संपत्ति जैसे सड़क पुल बनती है, न ही तो कोई संपत्ति बनती है, न ही कर्ज कम होता है। संपत्ति जो इसमें लिखा है उसी को बोलते हैं एसेट। ठीक है, और जो लिखा है कर्ज कि न ही कर्ज कम होता है उसी को बोलते हैं लायबिलिटी। आप पे जब तक कर्ज है वो क्या है, आपके लिए लायबिलिटी है, आपके लिए टेंशन है, इसलिए लायबिलिटी को टेंशन कहते हैं। ठीक है, लायबिलिटी है, कर्ज है, तो टेंशन में आप जी रहे हो, यानी आपके ऊपर लायबिलिटी है। तो आपका राजस्व व्यय ऐसा होता है ना जिससे सरकार का ना तो एसेट बढ़ती है, नहीं संपत्ति बढ़ती है, और न ही उसका क्या होता है कि यानी लायबिलिटी कम होता है, न ही उसका कर्ज कम होता है। उस खर्च को बोलते हैं राजस्व व्यय। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया भी है, इसमें सरकारी कर्मचारी को वेतन, पेंशन, ऋण, ब्याज ये सब प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए अब इस देखो बजट का कुल आकार हम बता चुके आपको कितना है, दो आपका ये है 3,47,589 करोड़ है। और इसमें आपका राजस्व व्यय कितना है, ये आपका है 2,84,134 करोड़। और बात करें हम पूंजीगत व्यय का, तो पूंजीगत व्यय है आपका 63,000। देखो ये है 2,84,000, ये है सिर्फ 63,000, 63,455 करोड़। ये बिहार का क्या है, ये है आपका पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय आपका आधारभूत संरचना के निर्माण में यूज होता है। ठीक है, ठीक है, पूंजीगत व्यय कितना है, ये आपका 63,455 करोड़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है बिहार बजट 26-27 के अनुसार पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि अनुमानित है। अभी हम लोग देखे थे कि पूंजीगत व्यय कितना है, कितना है पूंजीगत व्यय, अभी हम लोग देखे हैं कि पूंजीगत व्यय कितना है 63,455 करोड़ है। तो 63,455 करोड़ किस में, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन सी में। देखिए हालांकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में अब नहीं आते हैं, अब प्रश्न आपको आएंगे जो हम आगे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए फिर भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है बिहार बजट 26-27 में कुल स्कीम व्यय कितना अनुमानित है। स्कीम व्यय यानी उसी बोलते हैं
योजनागत व्यय। क्या बोलते हैं, देखना आपसे पूछेगा योजनागत व्यय, ठीक है, यानी योजना पर खर्च करने के लिए कितना प्रावधान किया गया है, योजनागत व्यय। तो योजनागत व्यय ध्यान रखना, आसान है याद रखना, 122,155, यानी 1,22,155 करोड़, 1,22,155 करोड़ है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। तो ये है आपका इस बार स्कीम पर खर्च करेगा, यानी आपका योजनागत व्यय है 1,22,155 करोड़। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन है बिहार बजट 26-27 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना % है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो बीपीएससी लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन कुछ सालों से ऐसे क्वेश्चन अब बीपीएससी नहीं पूछते, लेकिन पहले ट्रेंड था बीपीएससी का, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो इस बार कर आपका कि इस बार का बजट में जो है राजकोषीय घाटा कितना % अनुमानित है, किसका, जीएसडीपी का। तो ये है आपका 2.99%, 2.99% जो है इस बार राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। और यहीं पर एक चीज ध्यान रखिए, जो पिछले वित्त ईयर का जो आपका राजकोषीय घाटा है, यानी 2025-26 का, 2025-26 में यही आपका अनुमानित था जीएसडीपी का 2.98%। ठीक है, 2.98%। ठीक है, जब हम बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 25-26 का बता रहे हैं। ठीक है, बिहार बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित था, तो 2.98%। और इस बार का यानी 2026-27 का राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है, तो ये है आपका जीएसडीपी का 2.99%, याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी को देखते हैं। ये तो परसेंटेज में था, ठीक है, ये आपका परसेंटेज में था, लेकिन जब आपसे यही डाटा पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है, परसेंटेज में तो सबको याद रहता है लगभग, लेकिन जब ऐसे प्रश्न आ जाएगा तब फिर आप फंस जाइएगा। तो याद रखिएगा कि वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना करोड़ है, तो ये है आपका 39,111.86 करोड़। ठीक है, 39,111.86 करोड़ जो है ये आपका राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। और हम जो अभी देखे थे, हम लोग जो अभी देखे थे कि ये जो है वो जीएसडीपी का कितना % है, ये आपका जीएसडीपी का ये आपका 2.99% अनुमानित है। तो परसेंटेज में कहे तो क्या होगा, 2.99% होगा। यदि संख्या में कहे तो आपका 39,111 करोड़ होगा। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनमें से कोई भी प्रश्न आपके आ सकते हैं एग्जाम में, दोनों आपको याद रखना, परसेंटेज में भी और ये आपका संख्या में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है कि बिहार बजट 26-27 के अनुसार 7 निश्चय 3 योजना के तहत किस वर्ष तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट में एक प्रावधान किया गया आपको, वो भी किसके तहत, 7 निश्चय योजना 3 के तहत। 7 निश्चय योजना 3 के तहत जो है 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए प्रावधान किया गया है, और ये लक्ष्य रखा है आपको कब तक, 2030 तक। ठीक है, 2030 तक ये लक्ष्य रखा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 है, बिहार बजट 26-27 में घोषित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये जो अभी चुनाव से पहले 10-10 हजार जो महिलाओं को दिया गया है ना, यही स्कीम है। ठीक है, जिस पर हंगामा हुआ है, जिस पर इतना सीट लाए हैं, ठीक है, नीतीश कुमार जो इतने सीट लाए हैं ना, तो इसी का देन था। ठीक है, और यही योजना है आपका, ये योजना है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ठीक है, जिसके तहत 10-10 हजार रुपये दे चुके हैं, और टोटल कितना देगा, तो टोटल 2 लाख रुपया प्रदान करेंगे। ठीक है, टोटल 2 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये घोषणा इस बार बजट में किया गया है। जब बजट में घोषणा हुआ है तो ये प्रदान करेंगे ही। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 26-27 के बिहार बजट में शिक्षा और उच्च शिक्षा का संयुक्त आवंटन कुल बजट का अनुमान का लगभग कितना % है। अब देखो यहाँ से भी दो तरह से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि बिहार के बजट में ना सबसे अधिक खर्च शिक्षा पर ही किया जाता है, सबसे अधिक खर्च आपका शिक्षा पर होता है। तो यही से प्रश्न आपका बीपीएससी में आया हुआ है पहले भी, और यहीं से प्रश्न आपका ज़्यादा आने का चांस भी रहता है। तो ये प्रश्न ये बन रहा है आपका कि कितना % जीएसडीपी कितना % जो है ना आपका सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये है आपका 19.63%। 19.63% जो है वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, और ये सर्वाधिक खर्च है, यानी सबसे अधिक खर्च है आपका किस पर, ये शिक्षा पर खर्च होगा सबसे अधिक। कितना, 19.63%। डाटा में बात करें देख लो, अगला क्वेश्चन यही है। ठीक है, देखो जितने भी प्रश्न है ना बहुत ही अच्छे से सेट किए हैं। ठीक है, सारा प्रश्न का लैंग्वेज ऑप्शन ये मेरा है, अपने अनुसार हम क्वेश्चन को ढालते हैं, अपने अनुसार क्वेश्चन का ऑप्शन देने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मेहनत तो लगता है, मेहनत लगता है, और आप लोग को लगता है कि अभी एक चीज़ बताते हैं आपको, अभी हम 72वीं बीपीएससी के लिए क्लास स्टार्ट किए करेंट का। आप समझिए थोड़ा सा मेरे बात भी समझ लिया आप लोग। 72वीं बीपीएससी के लिए हम क्लास स्टार्ट किए हैं, तो कुछ स्टूडेंट तो बहुत सपोर्ट किए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट का निगेटिव कमेंट आया है कि सर आप भी ना पैसे कमाने पर उतर गए हैं। अब एक चीज़ बताओ, अब इसका आप डेमो देखे होंगे, इस क्लास का आप डेमो देखे होंगे, तो जितने मेहनत है क्या आपको लगता है कि कोई और टीचर मेहनत करता है? उसका फी देख लो कितना है भाई। देखो मेरा इसका 72वीं बीपीएससी का क्लास का फी रखने का 500 फी रखने का उद्देश्य एक ही है कि उसमें एक तो मेहनत बहुत ज़्यादा है, सारा हम सब्जेक्टिव फॉर्म में क्लास करवाएंगे, क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा वन लाइनर, उसमें मेहनत है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, फिर टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है कि 72वीं बीपीएससी में ना मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे क्लास से रहेगा, इतना हम वादा करते हैं, और इसी पर हम उतरे हैं, इसीलिए हम इस क्लास का फी भी इतना रखे हैं। क्यों फी रखने का ज़्यादा दूसरा कारण ये भी है कि फी कम रहते हैं तो स्टूडेंट उसका वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है, उसका केयर नहीं करते हैं। जब फी आपको अधिक देना पड़ेगा ना, तब आप क्लास का वेट कीजिएगा कि क्लास कब होगा, किस समय पर होगा, ठीक है, तब उसको मन से पढ़िएगा, ये भी कारण है। तो सिलेक्शन ना होने का कारण ये भी है ना कि एजुकेशन को हल्का हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, कम पैसा मिल रहा है, चलो क्लास ले लिए, क्लास देख ही नहीं रहे, ये भी कारण है। तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आप भी पैसे कमाने पर उतर गए हैं, ऐसा तो नहीं है, ये क्लास मेरा फ्री है। अभी तक हम यूट्यूब पर जितने भी करंट अफेयर फ्री क्लास करवाए हैं, कौन करवाए दिखाओ, और इतने क्वेश्चन मिला है। 17वीं में 30+ क्वेश्चन मिला था, 71वीं में 16-17 क्वेश्चन मिला था, पैटर्न चेंज होने के बाद भी। जब बीपीएससी पैटर्न चेंज किया तो हम भी इस बार पैटर्न चेंज कर दिए, ठीक है। अब पैटर्न चेंज किए तो उसमें मेहनत है, इसलिए थोड़ा सा उसको पेड कर दिए, स्टाफ भी है, उस स्टाफ का भी खर्च होता है, बहुत सारे होता है, आप लोग नहीं समझिएगा। आपको लगता है कि सारा पैसा मेरे जेबी में आता है, ऐसा नहीं है, स्टाफ का लगता है, फिर जो ऐप को मेंटेन करता है उसको लगता है, तो बहुत सारे खर्च है, ठीक है, समझिए बात को, इसीलिए चार्ज इतना रखा गया। हालांकि आपके लिए हम फ्री पहले भी काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। ये जो क्लास आपका पहले से चल रहा था, ये क्लास सब दिन चलेगा, इसको हम कभी भी पेड नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये क्लास आपको जो हम करेंट पे करा रहे थे पहले से, वो चलते रहेगा, ध्यान रखना। बस 72वीं बीपीएससी के लिए हम थोड़ा सा अलग इस बार करने का कोशिश किए, क्योंकि मुझे दिमाग में ये चल रहा है कि सारा का सारा क्वेश्चन हम कैसे भी क्वेश्चन पूछे मेरे ही क्लास से रहेगा, ये मेरा वादा है, इसीलिए हम ऐसे क्लास स्टार्ट किए हैं। तो ये मत सोचिए कि हम पैसे कमाने पर ही उतरेंगे, बहुत सारे खर्च भी होता है, उसको भी थोड़ा सा कभी जोड़ लिया कीजिए, ठीक है। चलिए क्या था क्वेश्चन था कि बिहार बजट 26-27 के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में के लिए कुल कितनी राशि आवंटित किया गया है। तो शिक्षा के लिए क्या आप ध्यान रखना, 68,216.95 करोड़, बस सिंपल याद रखो, 68,216 करोड़, ठीक है, 68,216 करोड़। और इसी परसेंटेज में बोले तो ये आपका हो जाएगा 19.63%। दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस डाटा का अंतर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या, क्वेश्चन 15 है, बिहार बजट 26-27 के अनुसार राज्य की प्रत्येक पंचायत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस प्रकार की स्कूल की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए किस तरह से हम बजट से एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनाते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिहार बजट 26-27 के अनुसार राज्य की प्रत्येक पंचायत में
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार की स्कूल का स्थापना करने का लक्ष्य रखा है? तो बजट में साफ साफ लिखा है कि मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। ठीक है, मॉडल स्कूल बनाया जाएगा प्रत्येक पंचायत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है कि बिहार बजट 26-27 के अनुसार राज्यों की केंद्रीय करों के हस्तांतरण के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? कहने का मतलब ये हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार को केंद्र में जो कर होते हैं ना, कर में कितना हिस्सा मिलेगा, केंद्रीय कर में राज्य का कितना हिस्सा मिलेगा? तो ये मिलेगा आपका 1,51,831 करोड़, 1,51,831 करोड़। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है कि बिहार बजट 26-27 के अनुसार राज्य सरकार को अपने कर राजस्व और राजकोषीय घाटा को पाटने के लिए लोक ऋण से कितनी प्राप्तियां होने का अनुमान है? इसमें दो प्रश्न है एक साथ। एक तो ये है आपका कि कर राजस्व, राज्य का अपना कर राजस्व, राज्य का अपना कर राजस्व कितना प्राप्त होने का अनुमान है? ठीक है, तो ये है आपका, ध्यान रखना, ये आपका है 65,800 करोड़। ठीक है, अपना यानी राज्य का अपना कर राजस्व कितना होने का अनुमान है? 65,800 करोड़। और जो राजकोषीय घाटा है ना, जो राजकोषीय घाटा है उसको क्या करना है? मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए लोक ऋण लेना पड़ता है, तो वो कितना होगा? तो 39,111 करोड़। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए एक चीज और बताते हैं आपको। ठीक है, कभी भी सच्चाई को मानिए। आप यूट्यूब पर जाइए, बजट का, बिहार बजट का वीडियो देखिए, जितने भी टीचर है, बड़े से बड़े चैनल है, उसका क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना क्वेश्चन करवाया है। क्लास में ना क्वेश्चन कम करवाते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन का क्वालिटी देखिएगा और मेरे क्वेश्चन का क्वालिटी देखिएगा, फिर आप तुलना कीजिएगा। ठीक है, फिर तुलना कीजिएगा, तब बताइएगा कि मेहनत किसका ज़्यादा है। ठीक है, मैं आज तक जो भी काम किया हूँ आप लोग के किया हूँ, आप लोग के लिए किया हूँ। ठीक है, आपका चाहे क्वेश्चन बैंक करवाना हो, चाहे कोई भी टॉपिक करवाना हो, चाहे आपको सोर्स बताना हो, सारा काम हम करते हैं, वो भी फ्री में। फिर करेंट अफेयर को मंथली वाइज हो, ठीक है, चाहे बजट हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, सारा क्लास हम करवा रहे थे आज तक, अभी भी करवा रहे हैं। फिर भी आप लोग बोल रहे हैं कि सर आप कमाने पर उतर गए हैं। ऐसा नहीं है, आप मेहनत को देखो, आप खर्च को देखो, फिर मुझे बताना। ठीक है, ये क्लास पहले से भी फ्री चल रहा था, आज भी, इसका आगे भी फ्री ही चलता रहेगा। ठीक है, बस 72वीं बीपीएससी के लिए थोड़ा सा अलग से, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्लास करवाना है, इसलिए थोड़ा सा हम उसको पेड किया है। समझिए बात को। ठीक है, यदि आप वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी है, आपको फिर टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो क्लास ये होते ही रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, 72वीं बीपीएससी के आपको करना है तो ये ज्वाइन कर सकते हो, बाकी जितने भी वन डे एग्जाम है उसके लिए ये क्लास काफ़ी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 18 है कि बिहार सरकार द्वारा आगामी 7 निश्चय 3 योजना के क्रियान्वयन अवधि निर्धारित किया गया है। तो इसका अवधि है आपका 2025 से 30, 2025 से 30 है। बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना 3 जो है ना, उसका आपका जो टाइम इंटरवल है वो आपका है 25 से 30 है। अब देखो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, ये जो आपका 7 निश्चय योजना 3 जो आया है उसका भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे कि कौन सा, जैसे पहले आया था बीपीएससी में क्वेश्चन कि कौन सा जो है लक्ष्य है वो 7 निश्चय योजना 3 का भाग नहीं है या 7 निश्चय योजना 3 का भाग है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं, 7 निश्चय योजना 3 में क्या क्या शामिल किया गया है इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि बजट में इसका चर्चा किया गया है। जब आपका बजट में चर्चा होते हैं ना तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। समझिए बात को, जिस चीज़ का चर्चा बजट में होती है वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उतना हम ध्यान रखते हैं। अब देखो ये है आपका 7 निश्चय योजना 3, इसमें क्या क्या है देखो, पहला आपका है निश्चय 1 है दुगुना रोजगार दोगुनी आय। पहला ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जब आ जाएगा क्वेश्चन फिर हमको नहीं कहना। ठीक है, फिर हमको नहीं कहना, हम तो प्रूफ दिखाएंगे। मेरा देखो, मैं एक लौता टीचर हूँ जो प्रत्येक बीपीएससी के प्रत्येक एग्जाम के बाद मैं प्रूफ दिखाता हूँ कि देखो मेरे क्लास से कितने करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है, ऐसे ही नहीं, प्रूफ दिखा दो क्लास के स्क्रीनशॉट लेकर के। कौन टीचर दिखाते देखो, बस उसको बैच बेचने से मतलब है, लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं, प्रूफ दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो ये कहीं नहीं समझते हैं, ये चीज़ आप कहीं नहीं समझते हैं कि इतना ईमानदारी से हम काम करते हैं कि आपको प्रूफ तक दिखाते हैं कि क्लास से कितने क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा, अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला आपका है कि दोगुना रोजगार दोगुनी आय। दूसरा लक्ष्य है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। तीसरा लक्ष्य है कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि, कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। और चौथा आपका है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। और आपका पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। और छठा है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। और सातवां है सबका सम्मान जीवन आसान। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने ही वाला है। ठीक है, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका 7 निश्चय योजना 3 का ये लक्ष्य है। ठीक है, उसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं हम। पहला है दुगुनी रोजगार दोगुनी आय। दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। तीसरा है कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। और चौथा है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। छठा है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। और सातवां है सबका सम्मान जीवन आसान। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। मेरा आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन है कि बिहार बजट 26-27 के अनुसार, बिहार बजट 26-27 के अनुसार, बिहार बजट 26-27 के अनुसार 7 निश्चय कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य और थीम क्या घोषित की गई है। बस इतना ही देखना है कि 7 निश्चय योजना में जो उद्देश्य है वो कौन सा है, बस। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे थे 7, उसमें बताओ कौन सा है। एक ही आपको दिख रहा है, कौन दिख रहा है? देखो ऑप्शन नंबर बी में है दोगुनी रोजगार दोगुनी आय। इसी तरह क्वेश्चन आएगा, दोगुनी रोजगार दोगुनी आय। देखो ना इसमें शामिल है ना, अभी हम लोग देखे थे ना, देखो इसमें शामिल है 7 जो लक्ष्य है, इसमें है आपका दोगुनी रोजगार दोगुनी आय। यहाँ से प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन कौन था? हाँ, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 20 है। बिहार बजट 26-27 के अनुसार आगामी वित्त वर्ष में बिहार की आर्थिक विकास की दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी वित्त वर्ष 26-27 में, वित्त वर्ष 26-27 में जो है वो करा बिहार का आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो ये है आपका 14.9%। कितना है? 14.9% है। इसको आप याद रखिएगा। कितना है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से आपका सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को, उसके बाद हम अगले क्लास में हम लोग केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण को भी चर्चा करेंगे। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका देखिए क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे, उसके बाद आपको हम अगले क्लास में, ठीक है, जो आपका 72वीं बीपीएससी की क्लास है उसमें हम पूरे डिटेल्स में सब्जेक्टिव फॉर्म में भी इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 को विधानसभा के पटल पर कब रखा गया? यानी विधानसभा में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को कब प्रस्तुत किया गया? तो याद रखिएगा 2 फरवरी 2026 को, 2 फरवरी 2026 को बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 बिहार विधानसभा में पेश किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन क्या है? बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा फरवरी 2026 में पेश किया गया बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 राज्य का कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वह किस क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है? ठीक है, तो ये आपका 20वां, ठीक है, बिहार का ये 20वां आर्थिक सर्वेक्षण है। ये जो इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण है ये बिहार का आपका 20वां आर्थिक सर्वेक्षण है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन क्या है? बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण
किस वर्ष और किसके द्वारा विधानसभा में पेश किया गया था? ये क्वेश्चन बीपीएससी में शायद पहले आया है, ठीक है, ये शायद नहीं आया, ग्रीन बजट आया है, ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है। तो बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखिएगा 2006-07 में, ठीक है, वित्त वर्ष 2006-07 में सुशील कुमार मोदी के द्वारा बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। तो याद रखिएगा बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो आपका यानी 2006-07 के तत्कालिक वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है, बिहार का पहला ग्रीन बजट। हाँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि बिहार का पहला ग्रीन बजट, ठीक है, बिहार का पहला ग्रीन बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया था? देखो बिहार का पहला ग्रीन बजट होगा वित्त वर्ष 2021। बिहार का पहला जो ग्रीन बजट है वो आपका वित्त वर्ष 2021 में आया था और यह सुशील कुमार मोदी के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। यानी उस समय के तत्कालिक वित्त मंत्री थे सुशील कुमार मोदी, तो उनके द्वारा ग्रीन बजट पहली बार आपका 2021 में लाया गया था, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है और ये क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, मेरा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 5 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 के लिए वर्तमान मूल्यों पर बिहार की विकास दर कितनी दर्ज की गई है? ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, खास करके आप जब भी बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं ना तो वहां पर टर्म को ध्यान रखिएगा किस वित्त वर्ष के लिए पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि आप लोग सिर्फ डाटा याद रखेंगे तो इससे नहीं होगा, बहुत जरूरी है इसमें वित्त वर्ष को याद रखना। अब यहाँ देखो ये आर्थिक सर्वेक्षण है 25-26 का, तो पिछले बजट का डाटा देगा, तो वित्तीय वर्ष 24-25 देख रहे हैं, क्योंकि ये आर्थिक सर्वेक्षण है 25-26 का, तो ये आपका 24-25 का ये बता रहा है आपका वर्तमान मूल्यों पर यानी करेंट ईयर पर आपको बता रहा है करा कि बिहार का विकास दर कितना दर्ज किया गया है। तो ये आपका 13.1% दर्ज किया गया है और ये आपका करेंट ईयर पर है, ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका वो आपका करेंट ईयर पर है, इसको आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन बनता है इससे संबंधित आपका बेस ईयर पर, ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन वही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार आधार वर्ष यानी जो भी आधार वर्ष आपका इस बार का था 11-12 पर आधारित स्थिर मूल्यों पर बिहार की आर्थिक विकास दर कितना है? तो दोनों क्वेश्चन आपको लगता होगा सेम है, लेकिन दोनों क्वेश्चन आपका अलग है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग है, क्यों? क्योंकि एक में आपका करेंट ईयर पर पूछ रहा है, ध्यान रखो करेंट ईयर पर, और ये आपको पूछ रहा है बेस ईयर पर, ठीक है, स्थिर मूल्य पर, ठीक है, तो बेस ईयर पर ध्यान रखना, ये आपका 8.6% और इसी को बोलते हैं हम रियल जीडीपी, ठीक है, वास्तव में जो विकास दर है यही है, वास्तव में जो आपका विकास दर है यही है, क्योंकि जो बेस ईयर पर होते हैं उसी को बोलते हैं रियल, ठीक है, और इससे पहले जो देखे थे वो क्या, उसको बोलते हैं मौद्रिक, ठीक है, मौद्रिक जीएसडीपी कही है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 7, क्वेश्चन का है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 के लिए वर्तमान मूल्यों पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद कितना दर्ज किया गया है? बिहार का जीएसडीपी कितना दर्ज किया गया है? ध्यान रखो वित्त ईयर 24-25 के लिए, 24-25 के लिए, तो ये याद रखना ऑप्शन सी होगा 9,91,997 करोड़, 9,91,997 करोड़ जो है ये आपका यानी जीएसडीपी है बिहार का करेंट मूल्य पर, ठीक है, 24-25 वित्त वर्ष के लिए। तो वित्त वर्ष यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका पिछली बार बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली बार बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ था। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर बिहार के जीवीए होगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, एस नहीं होगा, हाँ ठीक है, जीएसबी है, राज्य का है ना, ठीक है, जीवीए में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का कितना योगदान है? सिंपल समझिए,
कि ऐसे समझिए कि बिहार के जीएसडीपी में, ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का कितना योगदान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र में है आपका 18.3%, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है 26.8% और तृतीयक क्षेत्र का योगदान है 54.8%। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हो सकता है इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन पूछ दे कि जीवीए में, बिहार के जीवीए में प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है, तो 18.3%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 26.8%, और तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान है, तो 54.8%। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे आपका अलग से पूछ दे या एक साथ आपको तीनों को दे देगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9 है, अगर आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 24-25 में वर्तमान मूल्यों पर बिहार की आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से कितना अधिक है। और ध्यान रखना, और बिहार का जो आपका विकास दर है वो पूरे राज्यों में सेकेंड स्थान पर है। ये आगे क्वेश्चन आएगा, जो बिहार का इस बार का विकास दर है, ग्रोथ रेट जो है वो आपका राज्यों में क्या है, सेकेंड स्थान पर है। ठीक है, विकास दर जो है राज्यों में क्या है, सेकेंड स्थान पर है। फर्स्ट पर कौन है, तो फर्स्ट पर आपका इस बार है तमिलनाडु। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन मिलेगा, मैं ये क्वेश्चन शामिल किया हूँ। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, जो बिहार का राष्ट्रीय विकास दर है ना, वो बिहार का जो विकास दर है वो राष्ट्रीय विकास दर से भी अधिक है। समझ रहे हैं कितना अधिक है, तो यहाँ देखो ये है आपका 3.3%। 3.3% जो है ना, वो बिहार का विकास दर यानी राष्ट्रीय विकास दर से अधिक है। कितना, 3.3%। चलिए, और बिहार जो है सेकेंड स्थान पर है आपका, फर्स्ट स्थान पर आपका तमिलनाडु है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वर्ष 24-25 के लिए वर्तमान मूल्यों पर, करेंट ईयर पर वर्तमान मूल्यों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी दर्ज की गई है। करेंट मूल्य पर कर आपका, ठीक है, यानी वर्तमान मूल्यों पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो ये ध्यान रखना, ये है आपका 76,490। 76,490 रुपया ये आपका बिहार का प्रति व्यक्ति आय है। लेकिन ये किस पर है, ये आपका वर्तमान मूल्यों पर है। ठीक है, वर्तमान मूल्यों पर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये दोनों क्वेश्चन आपको लगता होगा फिर सेम, लेकिन वो था आपका वर्तमान मूल्यों पर, और ये जो है ना, ये है आपका स्थिर मूल्यों पर, बेस ईयर पर। ठीक है, बेस ईयर पर स्थिर मूल्यों पर है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वर्ष 24-25 के लिए स्थिर मूल्यों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ये आपका 40,973। 40,973 जो है ना, वो आपका बिहार का कहे तो यानी रियल प्रति व्यक्ति आय है। रियल प्रति व्यक्ति आय आपको यानी बेस ईयर पर निकालते हैं, और ये इससे पहले जो था ये इसको बोलेंगे हम मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय। ये जो है आपका वर्तमान मूल्यों पर, उसको बोलते हैं मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय। ये है आपका 76,490, जबकि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितना है, 40,973 है। 40,973 है। ठीक है, तो ये जरूर आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन कराए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिलों का घटता हुआ क्रम कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय के घटते हुए क्रम में आपको सजाना है। तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय जो है वो है आपका पटना जिला का। ठीक है, पटना जिला का है, तो पटना देखो इसमें भी आपका फर्स्ट में है, इसमें भी है और इसमें भी है, नहीं हुआ। तो पटना के बाद आपका सेकेंड स्थान पर है बेगूसराय। बेगूसराय यहाँ भी है, यहाँ भी है, और थर्ड पर आपका है मुंगेर है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी बात करें हम प्रति व्यक्ति आय का, तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक आपका है पटना जिला का, उससे कम, उससे थोड़ा सा कम है आपका बेगूसराय का है, और उससे थोड़ा सा कम है आपका मुंगेर जिला का। तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर, ये आपका 3 टॉप जिला है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो उसको घटते हुए क्रम में आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपका प्रश्न
आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका पटना, बेगूसराय, मुंगेर, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, याद होगा, पटना, बेगूसराय, मुंगेर। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति है पटना का है, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर का। ठीक है, चलिए, उसके बाद ना उससे कम है, सबसे अधिक पटना, उससे थोड़ा सा कम बेगूसराय, उससे थोड़ा सा कम मुंगेर का है। इन टॉप 3 आपका जिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिहार के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिलों का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला 3 जिला, यहाँ आपको उसको घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है आपका शिवहर का, पहले की तरह शिवहर इस बार भी आपका सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। ठीक है, शिवहर के बाद आपका है अररिया। ठीक है, शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसका है? तो शिवहर का है। उसके बाद किसका है? तो उसके बाद आपका है अररिया का। ठीक है, अररिया का। उसके बाद किसका है? तो सीतामढ़ी का है। तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय में पहला स्थान है आपका किसका? तो शिवहर का। उससे थोड़ा सा ज़्यादा अररिया का, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपका सीतामढ़ी का है। ये बढ़ते हुए क्रम आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आ सकता है और यहाँ से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, ये दोनों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वर्ष 2025 में राज्य में अधिकतम कितनी बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड बनाया है? ये भी आपका आर्थिक सर्वेक्षण का अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार जो है वो बिजली उत्पादन में आपका रिकॉर्ड प्राप्त किए हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है कितना किए, तो ये आपका 8752 मेगावाट, 8752 मेगावाट, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन कर आपका कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में विकास दर के मामले में बिहार पूरे देश में कौन से स्थान पर है? बिहार पूरे देश में कौन से स्थान पर है? ये है आपका दूसरे स्थान पर, पहले आपको बता चुके हैं, दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान पर कौन है भाई साहब? तो पहला स्थान पर आपका है, ये आपका है तमिलनाडु। ठीक है, पहला स्थान पर इस बार कौन है? तो ये आपका तमिलनाडु। और दूसरे स्थान पर कौन है आपका? बिहार है। ठीक है, बिहार है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन यही है आपका कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 24-25 के विकास दर के मामले में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है, अभी आपको बता चुके हैं। बिहार दूसरे स्थान पर है और तमिलनाडु पहला स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना % रहने का अनुमान है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। देखो, राजकोषीय घाटा हम पिछले क्लास में भी बजट में भी पढ़े थे, तो वो जो आपका था वो था आपका यानी 26-27 के लिए, और ये जो है ना ये आपका 25-26 के लिए है। ठीक है, तो कम से कम वित्त वर्ष आप ध्यान रखिए, तभी डाटा याद करने का फायदा मिलेगा, नहीं तो आप एग्जाम में गलती कर देंगे। ठीक है, इसलिए वित्त वर्ष याद रखना जरूरी है। तो 25-26 के लिए आपका जो राजकोषीय घाटा है ये आपका रहने का अनुमान है 2.98%, 2.98%। और आपको हम पिछले क्लास में बताए थे बजट में कि 2026-27 के लिए यही आपका राजकोषीय घाटा जो है ना वो जीएसडीपी का 2.99% अनुमानित है। देखो, दोनों डाटा आपको याद रखना है वित्त वर्ष के ध्यान में रखते हुए, समझ गए? तो जब आपसे पूछे 25-26 के लिए तब आपका होगा 2.98%, जब आपसे पूछे वित्त वर्ष 26-27 के लिए तब होगा आपका 2.99%, समझ गए? तो दोनों क्वेश्चन आपको लगता होगा एक ही है लेकिन अलग है, बस वित्त वर्ष यहाँ पर बहुत मायने रखता है। जब भी आप बजट पढ़ते, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर कोई भी डाटा आप याद करते हो तो वित्त वर्ष आप जरूर याद रखना। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जरूर आप याद रखना किस ईयर के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका अगला है कर आपका कि बिहार बजट 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 के लिए राज्य का कुल राजकोषीय घाटा कितने करोड़ होने का अनुमानित है? फिर देखो यहाँ पैसा में पूछ रहा है राजकोषीय घाटा किसके लिए? 25-26 के लिए। ठीक है,
तो ये है आपका, ध्यान रखना, 32,718 करोड़। 32,718 करोड़। देखो ये पैसा में है आपका, और इससे पहले जो हम लोग देखे थे वो क्या है, वो था आपका परसेंटेज में। परसेंटेज में आप 2.98%, और इसी को मूल्य में देखे तो ये है आपका 32,718 करोड़। ठीक है, 32,718 करोड़ है। इस चीज को आप याद रखिएगा। देखिए इसमें हमारा पहला प्रश्न है, इसमें प्रश्न के थ्रू हम देखेंगे वाले हैं। ठीक है, इसमें मेरा पहला प्रश्न है कि 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण ने कौन सी बार लगातार बजट पेश की है। निर्मला सीतारमण ने लगातार कौन सी बार बजट पेश किए हैं, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो याद रखना चाहिए, ये आपका लगातार 8वीं बार बजट पेश की है। लगातार 8वीं बार बजट पेश की है, और ये सबसे अधिक बार लगातार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। क्वेश्चन आपका है कि निर्मला सीतारमण ने लगातार बजट पेश करने के मामले में किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये तोड़े आपका मोरारजी देसाई के। ठीक है, मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड था, जो लगातार 6 बार बजट पेश किए थे। ध्यान रखिएगा, हम जो हम बोल रहे हैं ना उस पर ध्यान दीजिए। लगातार जो है वो 6 बार बजट पेश किए थे मोरारजी देसाई। ठीक है, इसका रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण ने लगातार 8 बार बजट पेश करके तोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन अभी भी सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है वो मोरारजी देसाई के पास ही है, और उन्होंने 10 बार बजट पेश किए हैं। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, तो देखो दोनों में अंतर यही है कि मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। ठीक है, और टोटल जो है वो 10 बार बजट पेश किए हैं। अभी निर्मला सीतारमण जो है वो लगातार 8 बार बजट पेश किए हैं। ठीक है, लगातार 8 बार बजट पेश किए। तो लगातार में देखा जाए तो मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन कुल कहा जाए कि कुल सबसे अधिक बार बजट पेश किसने किया है, तो ये होगा आपका मोरारजी देसाई। ठीक है, समझिए दोनों में अंतर है। चलिए आगे देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए बजट का कुल अनुमानित व्यय क्या है, यानी बजट का आकार क्या है। आपसे पूछे कि इसमें बजट का आकार क्या है, तो याद रखिएगा ये है आपका 53.47 लाख करोड़। 53.47 लाख करोड़ है इस बार का बजट। ठीक है, जो पिछले साल के पिछले बजट से 7.7% अधिक है। ठीक है, पिछले बजट से कितना अधिक है, तो 7.7% जो है अधिक है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 4। क्वेश्चन 4 है, केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा का अनुमान क्या लगाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीपीएससी ना ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, बीपीएससी जो है ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये है आपका जीडीपी का 4.3%। जीडीपी का 4.3% अनुमानित है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जीडीपी का 4.3% अनुमानित है। और आपको याद होना चाहिए पिछले बजट में, यानी बजट आपका 25-26 में जो है ये आपका जीडीपी का कितना परसेंट था, तो ये आपका राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% था। ठीक है, और इस बार जो है ना इससे घटा दिया है, और घटा करके 4.3% राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया है, यानी राजकोषीय घाटा पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा कम हुआ है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जीडीपी का 4.3% है। जीडीपी की बात करें, ठीक है, परसेंटेज में बात करें तो कम हुआ है, ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में कम हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इस बार जो आपका है 26-27 का बजट है, उसमें राजकोषीय घाटा आपका जीडीपी का 4.3% अनुमानित है। आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार वित्त वर्ष 26-27 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है। अब देखिए इससे पहले जो हम प्रश्न देखे हैं ना उसमें क्या था, परसेंटेज में था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है। समझ रहे हैं, तो दोनों प्रश्न में अंतर है। तो ये आपका है, ध्यान रखना, ये है
ये आपका 16.96 लाख करोड़, कितना है 16.96 लाख करोड़ इस बार राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और आपको हम बता दें कि यदि आप और चाहते हैं पूरे डिटेल्स में पढ़े, ठीक है, और डिटेल्स में पढ़े, तो आपको बता दें कि 72वें बीपीएससी के लिए हम करेंट अफेयर क्लास स्टार्ट किए हैं। इसमें हम पूरे डिटेल्स में चर्चा करेंगे, ठीक है, इसमें पूरे डिटेल्स में आपको हम करेंट अफेयर पढ़ाएंगे 72वें बीपीएससी वाले क्लास में। ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो यदि आप चाहते हो कि आपका करेंट अफेयर मजबूत हो, ठीक है। क्योंकि देखो इस क्लास में क्या करेंगे, जैसे अभी आपका बजट है तो इस तरह से आपको क्लास नहीं करवाएंगे, उसमें पूरे डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज क्या क्या इसमें प्रावधान किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, सारा का सारा आपका क्वेश्चन उसमें रहेगा स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे वन लाइनर क्वेश्चन उसमें नहीं रहेगा, ठीक है, या मैच द कॉलम प्रश्न रहेगा। तो अंतर है, ये जो अभी हम क्लास आपको करवा रहे हैं, जैसे पहले हम करवा रहे थे, ये तो क्लास आपका चलेगा ही, ये यूट्यूब पर आपका मंथली या आपका यानी वीकली ये क्लास आपका चलते रहेगा, ठीक है। और ये जो हम स्टार्ट किए ना 72वें बीपीएससी के लिए, तो उसमें कुछ खास है, ठीक है, उसमें पूरे हम डिटेल्स में क्लास आपको करवाने वाले हैं। उसमें पूरे हम स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा या मैच द कॉलम प्रश्न रहेगा, ठीक है, यानी जो हार्ड लेवल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यही अंतर है दोनों क्लास में, यही अंतर है। ये तो आपका क्लास चलेगा ही नॉर्मल क्लास जो अभी चल रहा था वन डे एग्जाम के लिए। 72वीं बीपीएससी लिख जाती है। हाँ, मेरा जो आपका करेंट अफेयर है ना, भले ही आपको हम पीटी के लिए पढ़ाएंगे लेकिन आपको ये मेंस में भी काम आएगा, इतने अच्छे से आपको क्लास करवाया जाएगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि 72वीं बीपीएससी में आपका मार्क्स अच्छा आए तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हो 72वीं बीपीएससी के लिए। कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको LK क्लासेस ऐप पर, ठीक है, हमारा ऐप है LK क्लासेस ऐप, उस पर जाइए, ये क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन क्या है आपका? अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय बजट 26-27 के आंकड़े के अनुसार वर्ष 25-26 के लिए संशोधित अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा है? अब देखो ये क्वेश्चन किसका है, ये आपका पिछले बजट का पूछा जा रहा है, ठीक है, पिछले बजट का पूछा जा रहा है। यानी देखो संशोधित जो है 25-26 बजट में राजकोषीय घाटा कितना परसेंट अनुमानित था, ये प्रश्न है। तो ये था आपका 4.4%, 4.4%, यानी जीडीपी का 4.4%। और यही प्रश्न हम पूछे अभी आपका 26-27 बजट के अनुसार, इसमें कितना रखा है अनुमानित, ये आपका है 4.3%, जीडीपी का 4.3% आपका अनुमानित है 26-27 बजट में, और 25-26 बजट में आपका ये अनुमानित है 4.4%। दोनों क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 7 है, केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार सरकार ने कुल कितने रुपए खर्च का अनुमान लगाया है? अब देखो यहाँ पर पूरे आपको जो बजट है, बजट का आकार है वो आपको याद रखना है। ये कितना है? ये आपका 53,47,315 करोड़, इसको ध्यान रखना है, डाटा को ध्यान रखना है। 53,47,315 करोड़ ये आपका बजट का आकार है, ठीक है। तो यदि आपसे पूछे कि केंद्रीय बजट आपका 26-27 का आकार क्या है, तो आपको यही याद रखना है कि 53,47,315 करोड़ है इस बार का बजट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम। मेरा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन करा है, केंद्रीय बजट 26-27 का कुल अनुमानित व्यय पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से की तुलना में कितना % अधिक है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि इस तरह से पूछे कि इस बार का जो बजट है 26-27 का, वो 25-26 के तुलना में कितना % अधिक है? ये है आपका 7.7%, 7.7% जो बजट है, बजट में वृद्धि हुआ है, ठीक है। बजट का आकार में कितना वृद्धि हुआ है? तो 7.7%। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन करा है, केंद्रीय बजट 26-27 के आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार सरकार का कुल अनुमानित राजस्व व्यय कितना है? देखो आपको पता है कि व्यय दो तरह का होता है, एक होता है आपका राजस्व व्यय और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है आपका कि राजस्व व्यय कितना है, राजस्व व्यय कितना है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 41, आपका होगा 41,25,494 करोड़, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। बस 41 याद रखो, ठीक है, 41 आप याद रखो, 41, ठीक है, 41,25,494
494 करोड़ जो है ये आपका यानी राजस्व व्यय है। क्या है? राजस्व व्यय है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 26-27 में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय कितना रखा गया है? पूंजीगत व्यय कितना रखा गया है? तो ध्यान रखना ये है आपका पूंजीगत व्यय है, ध्यान रखना ये आपका है, सॉरी ये आपका है 12,21,821 करोड़। ठीक है, 12,21,821 करोड़ है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो देखो केंद्रीय बजट जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारा हम शामिल किए हैं। अब आपका इस तरह से प्रश्न नहीं आते हैं कि किस पर कितना खर्च किए हैं। अब प्रश्न आता है आपका यानी योजना पर, कि किस योजना पर कितना खर्च किए हैं। ऐसे प्रश्न अब आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आपको उसी पर ध्यान देना है जो आपको योजना से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन क्या है आपका? आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 11 है कि केंद्रीय बजट 26-27 के बजट का अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितना परसेंट रहने का अनुमान है? क्या पूछ रहा है? राजस्व घाटा जो है कितना परसेंट रहने का अनुमान है? तो ये होगा आपका 1.5%। क्या होगा? 1.5% जो है आपका राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 12 है। केंद्रीय बजट 26-27 के आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी यानी रियल जीडीपी वृद्धि दर लगभग कितना परसेंट रहने का उम्मीद है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो है ना क्या कर आपका रियल जीडीपी करा। ठीक है, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी आपको पता हुआ आधार वर्ष पे निकालते हैं। ठीक है, तो आधार वर्ष पर जो आपका रियल जीडीपी है इसका अनुमान कितना है? इसका अनुमान लगा है आपका 7%। ठीक है, रियल जीडीपी का अनुमान कितना परसेंट लगा है? 7%। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 26-27 में राजकोषीय गणित और कर राजस्व की गणना के लिए नाम मात्र जीडीपी यानी नॉमिनल जीडीपी वृद्धि कितना परसेंट होने का अनुमान है? देखो नॉमिनल जीडीपी होता है ना नाम मात्र का, उसको हम यानी वर्तमान के करेंट ईयर पर क्या करते हैं? काउंट करते हैं। वर्तमान ईयर पर हम काउंट करते हैं, जो अभी वित्त ईयर चल रहा है ना उसके इसी के आधार पर जो काउंट करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या? तो नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, नाम मात्र का जीडीपी। एक होता है रियल जीडीपी, जो हम पिछला क्वेश्चन देखे थे। ये जो क्वेश्चन देखे हैं ये क्या है? देखो ये आपका रियल जीडीपी है, वास्तविक जीडीपी। उसको हम आधार वर्ष पर काउंट करते हैं। तो इसका अनुमान है आपका 7%। लेकिन जो नाम मात्र का जीडीपी है ना उसका अनुमान आपका लगाया गया है 10.5%। कितना? 10.5%। और आपको बता देते हैं कि कहीं कहीं आपको ये ना इस यहाँ पर 10% दे रहा है। ठीक है, लेकिन 10.5% आपका सही है। 10.5% क्या आपका सही है? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 10% नहीं होगा, 10.5% होगा। ठीक है, ये सही डाटा है। ऐसे भी मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ या कोई भी डाटा आपको बताता हूँ करंट अफेयर का ना, तो पूरे सर्च के साथ, ऐसे नहीं कुछ भी आपको बता देंगे। ठीक है, इसलिए कहीं कहीं यहाँ पर गलत दिया है, आप 10.5 ही याद रखना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका केंद्रीय बजट 26-27 के अनुमानों के अनुसार भारत का ऋण से जीडीपी का अनुपात कितना रहने का अनुमान है? कितना रहने का अनुमान है? तो ये है आपका 55.6%। कितना है? 55.6% रहने का अनुमान है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और यहीं पर एक लक्ष्य भी घोषित किया है केंद्र सरकार ने इस बार। देखो अगला प्रश्न यही है आपका। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक केंद्र सरकार के ऋण जीडीपी अनुपात का लगभग 50% की सीमा तक लाने का लक्ष्य रखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी 50% से कम करने का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा आपका 2030-31 वित्त वर्ष। 2030-31 वित्त वर्ष तक ये घोषणा किया है कि हम 2030-31 वित्त वर्ष तक हम ये जो आपका ऋण और जीडीपी का जो अनुपात है वो हम 50% से कम लाने का कोशिश करेंगे। और ये घोषणा आपका इस बार बजट में किया गया है।
इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय बजट 26-27 में प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट रहने का अनुमान है। प्राथमिक घाटा कितना परसेंट रहने का अनुमान है, तो याद रखना ये है आपका 0.7%। ठीक है, 0.7% जो है ये आपका प्राथमिक घाटा रहने का अनुमान है। हालांकि आपका यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 26-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए कुल कितना रुपए का आवंटित किया गया है। यानी इस बार का बजट में रक्षा पर, डिफेंस पर कितना खर्च करने का लक्ष्य रखा है, तो यह है आपका ध्यान रखना 7.85 लाख करोड़। 7.85 लाख करोड़ जो है इस बार रक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट, क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय बजट 26-27 में शिक्षा मंत्रालय के कुल कितने रुपए आवंटित किया है। यानी इस बजट में जो है वो शिक्षा पर खर्च करने के लिए कितना बजट रखा है, तो ये रखा आपका ध्यान रखना 1.39 लाख करोड़। 1.39 लाख करोड़ शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय बजट 26-27 में भारतीय रेलवे के लिए कितने राशि आवंटित किया है। अब यहाँ पूछा जा रहा है आपका कि रेलवे के लिए कितना बजट आवंटित किया है, तो रेलवे के लिए ध्यान रखना ये आपका होगा 2,81,377 करोड़। 2,81,377 करोड़ का बजट जो है वो रेलवे के लिए रखा गया है। ठीक है, रेलवे के लिए 2,81,377 का बजट रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। देखो अब जो क्वेश्चन बनता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब जो आप देखिएगा बीपीएससी का खास करके एग्जाम पैटर्न ना, तो अब ये आपको डाटा नहीं पूछते हैं, अब आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं कि इस बजट में किसके लिए क्या प्रावधान हुआ है, कौन सा नई योजना शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न अब ज्यादा आता है, अब डाटा से कम प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा, क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय बजट 26-27 की मुख्य थीम या मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है। आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि केंद्रीय बजट 26-27 का थीम क्या है। ठीक है, इसका थीम क्या है, तो ध्यान रखना इसका थीम है विकसित भारत 2047 के लिए 3 कर्तव्य। ठीक है, इसका थीम है विकसित भारत 2047 के लिए 3 कर्तव्य, और इसमें 3 कर्तव्य क्या होगा इसका डिटेल्स चर्चा हम जो अलग से क्लास कराएंगे 72वीं बीपीएससी के लिए डिटेल्स में, उसमें आपको हम समझाएंगे पूरे डिटेल्स से। ठीक है, तो फिर आपको बता दें कि यदि आप चाहते हैं कि 72वीं बीपीएससी में आपका करेंट अफेयर मजबूत हो, अच्छा मार्क्स आए, तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पूरे डिटेल्स में हम पूरे टॉपिक को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और 72वीं बीपीएससी का आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है, आप देख चुके होंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए जुलाई में आपका एग्जाम है 72वीं बीपीएससी का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन करा है केंद्रीय बजट 26-27 में भारत को ग्लोबल बायोफार्म मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए किस नई योजना की शुरुआत की है। ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिए। करेक्ट, केंद्रीय बजट 26-27 में भारत को ग्लोबल बायोफार्म मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की है, कौन सी नई योजना शुरू की है, तो ये कि आपका ध्यान रखना आपका होगा बायोफार्मा शक्ति। ठीक है, बायोफार्मा शक्ति मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है। बायोफार्मा शक्ति मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय बजट 26-27 में भारत की तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करने और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के लिए किस मिशन की दूसरे चरण की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इस मिशन का उद्देश्य हम आपको इस क्वेश्चन में ही ऐड कर दिए। ठीक है, मेरा प्रश्न बनाने का एक तरीका और भी है बेहतरीन, कि जो प्रश्न का जो इसका उद्देश्य रहता है ना, उस उद्देश्य को हम प्रश्न में ही शामिल कर देते हैं। अब देखो ये आपका मिशन शुरू हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर
मिशन 2.0। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये देखिए प्रश्न में ही दिया हुआ है, क्या उद्देश्य है, तो तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करने और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के लिए ये मिशन शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य जो है ना आपके प्रश्न में ही यहाँ दिया हुआ है। तो उस तरह से प्रश्न को हम बनाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगा, सारा प्रश्न मैं खुद से डिजाइन करता हूँ, खुद से ऑप्शन डिजाइन करता हूँ, खुद से प्रश्न का लैंग्वेज डिजाइन करता हूँ, ठीक है। मेहनत लगता है, इसलिए कहेंगे वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल पर यदि नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 23 है कि बजट 26-27 में कुल कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है, ठीक है। कुल कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है, ठीक है। तो ये किया आपका ध्यान होगा आपको 7, ठीक है। ये 7 किया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 26-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 5 वर्षों में कितने नए राष्ट्रीय जलमार्ग की संचालित करने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय जलमार्ग की संचालित करने का लक्ष्य रखा है, ये रखा आपका 20, ठीक है। यानी अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते क्वेश्चन आपका 25 है, केंद्रीय बजट 26-27 में प्रस्तावित भारत विस्तार, देखो भारत विस्तार पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सभी प्रश्न जो है ना, जो इस बार केंद्रीय बजट में योजना जो लॉन्च हुआ है ना, नई नई योजना, इससे संबंधित प्रश्न है। और ऐसे ही प्रश्न अभी आपके एग्जाम में आते हैं, आप देख लीजिए, कोई भी एग्जाम का भी ट्रेंड देख लीजिए, ठीक है, खास करके पीसीएस, ठीक है। तो कोई भी स्टेट का पीसीएस हो, इसी टाइप का प्रश्न आपको पूछते हैं। अब डाटा वाले प्रश्न नहीं पूछते हैं कि कितना बजट था, कितना किस पर खर्च किया गया है, वो क्वेश्चन वन डे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, उस एग्जाम में आते हैं। आपके पीसीएस एग्जाम में इस तरह के प्रश्न अब नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान यहाँ पर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रीय बजट 26-27 में प्रस्तावित भारत विस्तार पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत विस्तार पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है किसानों को बहुभाषी एआई आधारित कृषि परामर्श सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत विस्तार का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है किसानों को बहुभाषी एआई आधारित कृषि परामर्श सेवाओं प्रदान करना। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 26 है, क्वेश्चन करा है, केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार पूर्वोदय पहल के तहत भारत के 5 पूर्वी राज्यों में कितने नए पर्यटन स्थल विकसित करने की घोषणा की है। तो 5, ठीक है। यानी प्रत्येक राज्य में एक नए पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। ये घोषणा आपका इस बार के बजट में किया गया है, ठीक है। इस बार के बजट में किया गया है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 27 है, नया आयकर अधिनियम 2025 पूरे भारत में कब से प्रस्तावित होगा, ठीक है। नया आयकर अधिनियम जो है वो कर रहा है कब से पूरे भारत में जो है वो लागू होगा। तो पहले ये ध्यान रखिए, ये जब का नया आयकर अधिनियम है 2025, वो किसको प्रस्तावित करेगा, यानी किसको विस्थापित करेगा, ठीक है। यानी इससे पहले कौन सा आयकर अधिनियम था, तो ध्यान रखना, इससे पहले आपका 1961 का आयकर अधिनियम था, ठीक है। 1961 का आयकर अधिनियम था, जिसको आपको यानी उसको प्रतिस्थापित कर रहा है नया आयकर अधिनियम 2025, ठीक है। और ये जो आपका है ना 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। क्या होगा, 1 अप्रैल 2026 से है ना, ये आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यानी लागू होगा। नया आयकर अधिनियम जो है वो आपका 1 जुलाई 2026 से क्या होगा, लागू होगा। इस चीज को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की प्राप्तियां को उनके प्रतिशत योगदान के आधार पर सही घटते हुए क्रम में पहचानिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में पिछले बार आया था, जब आपको पिछला बजट करवाए थे, ठीक है। तो बीपीएससी अब ना अच्छे प्रश्न पूछ रहा है, अब फैक्चुअल प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अच्छे प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ से प्रश्न आया भी था, हमने पहले प्रश्न करवाया भी था इसी तरह से, ठीक है। तो मेरे क्लास का यही आपको फायदा है कि जितने भी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वही करवाते हैं, दूसरे की तरफ फालतू क्वेश्चन नहीं करवाते हैं कि बस क्वेश्चन की संख्या बढ़ाना है किसी तरह से। तो बढ़ाने के लिए तो हजारों प्रश्न बन सकता है बजट से, लेकिन जो प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा वो प्रश्न आपको सिर्फ यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या है। प्रश्न ये कर आपका कि भारत सरकार की प्राप्तियां, इस बार का जो बजट में प्राप्तियां है उसको प्रतिशत के योगदान के आधार पर करा घटते हुए क्रम में सजाने के लिए। ठीक है, तो ये इस प्रश्न को बनाने से पहले चलिए हम पूरे इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसका चार्ट के माध्यम से हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका प्राप्तियां है। देखो क्या कह रहा है, रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ से आता है, तो ये तो आपका प्राप्तियां है, रुपया कहाँ से आता है। देखो सबसे अधिक देखेंगे ना, इसमें थोड़ा सा मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में गड़बड़ किए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप समझ जाइएगा। चलो मेरे पास है ऐसे पीडीएफ, तो इसमें जो बनाया गया ना उसमें थोड़ा सा धुंधला है, तो मैं आपको बता दूँ। देखो ये आयकर है। ठीक है, ये जो लिखा है ना ये आयकर है, मैं लिख देता हूँ, इसको सही करता हूँ। ठीक है, ये क्या है आपका आयकर है, आयकर है। ये कितना परसेंट है, तो ये आयकर आपका 21% है, आयकर आपका 21% है। ये आयकर है। फिर देखो सबसे अधिक आपका क्या है, तो सबसे अधिक प्राप्ति उधार और अन्य देयता है, ये है आपका उधार और अन्य देयता कितना है 24%। तो मैं लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, उधार एवं अन्य देयता ये कितना परसेंट है, ये आपका 24%। तो सबसे अधिक यही आपका है 24% रुपया कहाँ से आता है। ठीक, उसके बाद आपका है आयकर, सेकेंड पर आपका आएगा क्या आयकर, तो ये आपका आएगा फर्स्ट पर और ये आपका आएगा सेकेंड पर। उसके बाद हम देखें तो उसके बाद आपका है निगम कर 18%, ये जो आपका है ये आपका निगम कर है, इसको सही से लिख देता हूँ क्योंकि साफ साफ नहीं दिखा रहा है। तो निगम कर आपका कितना है 18% है, तो ये आपका थर्ड पर आएगा। ठीक है, ये आपका थर्ड स्थान पर आएगा। उसके बाद हम देखें इसमें, तो उसके बाद आपका क्या है, तो जीएसटी है। जीएसटी कहाँ पर है आपका, है जीएसटी 15%। यहाँ देखो जीएसटी एवं अन्य है, ये है आपका कितना 15%। ठीक है, तो इसके बाद आपका चौथे स्थान पर आता है क्या जीएसटी, चौथे स्थान पर क्या आएगा जीएसटी आएगा। उसके बाद आपका आता है सॉरी गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व कहाँ पर है, तो ये आपका गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व ये आपका है। ठीक है, ये आपका है 10%। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए इस चार्ट को। ठीक है, इस चार्ट से आप इस क्रम को सजा सकते हैं घटते हुए क्रम में। तो सबसे अधिक क्या है आपका रुपया कहाँ से आता है, सबसे अधिक कहाँ से आते हैं उधार एवं अन्य देयता से आते हैं 24%। उसके बाद देखो तो आपका आता आयकर, आयकर से 21% भारत सरकार को मिलते हैं। उसके बाद आपका है निगम कर 18%। उसके बाद आपका है जीएसटी कितना है 4%, सॉरी जीएसटी कितना है 15%। ठीक है, तो बस ये चार ही याद रखिए, आप चार को मैच कर लेंगे तो आगे आपको जितना भी दिया रहेगा मैच हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब हम इससे प्रश्न को देखते हैं जो आपका प्रश्न था। ठीक है, ये प्रश्न था ना कि प्राप्तियां, ठीक है घटते हुए क्रम में, तो हम क्या देखे थे, सबसे अधिक था आपका उधार एवं अन्य देयता, उधार एवं अन्य देयता। उसके बाद था आपका निगम, उसके बाद था एक सेकेंड क्या है, उसके बाद आपका आयकर है, उधार एवं अन्य देयता के बाद आयकर है, उधार एवं अन्य देयता के बाद क्या है आयकर है, उसके बाद निगम कर है, फिर जीएसटी है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जो हम चार्ट अभी बताया है ना उस चार्ट को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इसी चार्ट से ये प्रश्न आपको बनेगा। तो सबसे अधिक भारत सरकार को जो पैसा आते हैं कहाँ से आए हैं, उधार एवं अन्य देयता से, उसके बाद आयकर से, ठीक है, उसके बाद निगम कर से, उसके बाद जीएसटी से। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न देखो, हाँ ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इसमें कह रहा है कि भारत सरकार के बजट आवंटन के संदर्भ में व्यय की निम्नलिखित प्रमुख मदों पर विचार कीजिए, यानी किस पर कितना खर्च करेंगे इसका जो लक्ष्य रखा है ना उसके करा आपको घटते क्रम में सजाने के लिए। तो इसको भी बनाने से पहले हम क्या करेंगे, पहले चार्ट को देखते हैं, इसका भी चार्ट बना हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको शायद साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ये इसका ना पीपीटी इसमें सही से नहीं बनाया है, तो ये थोड़ा सा स्टाफ की मिस्टेक है। ठीक है, चलो देखो इसमें आपका है सबसे अधिक ये है राज्यों, राज्यों का यहाँ साफ साफ लिखता हूँ मैं, राज्यों का, राज्यों का करों में,
राज्यों का करों में हिस्सा, ठीक है, ये सबसे अधिक है। सबसे अधिक खर्च होता है भाषा का कहाँ, देखो रुपया कहाँ जाता है, रुपया कहाँ जाता है भाई, तो ये 22% खर्च होता है सबसे अधिक कहाँ पर, तो राज्यों का करों का हिस्सा देने में ही चला जाता है 22%। उसके बाद देखिए इसमें हम, तो आपका 22%, उसके बाद हम देखें तो आपका है ब्याज भुगतान। देखो पहला सबसे अधिक रुपया खर्च होता है कहाँ पर, राज्यों के कर हिस्सा में। दूसरा आपका खर्च कहाँ होता है, तो दूसरा आपका है ब्याज भुगतान में, ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आया था। तो दूसरा सबसे खर्च ज़्यादा कहाँ करते हैं सरकार, तो ब्याज भुगतान में करता है। ब्याज भुगतान में कितना परसेंट खर्च होता है, 20%, ठीक है। ये जो है ना इस बार का बजट का डाटा है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद आपका है 17% केंद्रीय केंद्रीय क्षेत्र योजना कहाँ है, यहाँ पर देखो 17% है केंद्रीय, इसको मैं लिख देता हूँ, केंद्रीय क्षेत्र योजना, ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र योजना, ये है आपका 17%। तो ये आपका थर्ड स्थान पर है, ठीक है, ये आपका तीसरा स्थान पर है, खर्च में तीसरा स्थान पर रुपया कहाँ जाता है, 17%। उसके बाद हम बात करें इसमें देखिए तो 17% के बाद 17% के बाद देखिए तो इसमें है आपका रक्षा पर है 11%, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ आपका है रक्षा, तो रक्षा पर आपका 11% खर्च होता है, रक्षा पर है 11%। उसके बाद हम देखिए तो ठीक है, चलिए यहाँ तक रहने दीजिए, ठीक है, यहीं तक रहने दीजिए इसमें, क्योंकि अब जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो 4 देगा अरेंज करने के लिए या 5 देगा, तो आप यदि 4 अरेंज कर लेंगे तो 5वां ऑटोमेटिक आपका अरेंज हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा आपको याद रहेगा भी नहीं, ज़्यादा आपको याद रहेगा भी नहीं। अब चलिए हम प्रश्न को देखते हैं, जो मेरा पिछला प्रश्न था। अब देखिए प्रश्न जो था, यहाँ देखिए क्वेश्चन कर रहा था कि जो बजट आवंटित हुआ है ना उस व्यय के घटते हुए क्रम में सजाइए। तो सबसे ज्यादा खर्च कहाँ था सरकार का, राज्यों का केंद्रीय और शुल्कों में हिस्सा, ये आपका सबसे प्रथम पाएगा, ये आपका फर्स्ट में आएगा, कौन 4 आएगा, फर्स्ट में 4, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद क्या था, उसके बाद सेकेंड था आपका ब्याज भुगतान, आप देखे होंगे सेकेंड पर सबसे अधिक खर्च कहाँ हो रहा था, ब्याज भुगतान पर। थर्ड में क्या था, थर्ड में था आपका केंद्रीय क्षेत्र की योजना, देखे होंगे केंद्रीय क्षेत्र की योजना, थर्ड पर थे केंद्रीय क्षेत्र की योजना। और आपका फोर्थ पर आ जाएगा आपका रक्षा, ठीक है, फोर्थ पर आपका आ जाएगा रक्षा, ठीक है। अब मैच कीजिए, आपका होगा 4, 4 के बाद होगा आपका 2, 4 2, 4 के बाद 2, फिर 1, फिर 3, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो क्लास में आपका केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण हम देखते हैं, ठीक है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण हम देखते हैं। इसमें देखिए आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न के थ्रू हम देखने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न आपका है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 को कब पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने संसद में जो है आपका केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 को कह रहा है कब पेश किए हैं, तो याद रखिएगा ये 29 जनवरी 2026 को पेश किया गया है, 29 जनवरी 2026 को पेश किया गया है, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका सेकेंड है, ये आपका स्टार लगाइए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 26 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर सिर्फ लिखा है वित्त वर्ष 26, इसका मतलब हुआ वित्त वर्ष 25-26, इसका मतलब ये हुआ कि वित्त वर्ष 2025-26, ठीक है। तो कह रहा है वित्त वर्ष 25-26 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी दर क्या है। अब देखो क्या कर रहा है, वास्तविक यानी रियल, ठीक है, रियल जीडीपी आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो आपका रियल जीडीपी काउंट होते हैं ये आपका बेस ईयर पर होते हैं, ठीक है, बेस ईयर पर आपको फाइंड किया जाता है आपका ये रियल जीडीपी। और अभी जो ये फाइंड हुआ है आपका ये 2011-12 के बेस ईयर पर ही हुआ है, और आगे से आपका ये बेस ईयर चेंज होकर के 22-23 होने वाला है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ये जो आपका अभी बेस ईयर है आपका 11-12 जीडीपी काउंट करने का, ये आपका चेंज होकर के अब हो जाएगा 22-23, फिलहाल आपका इस बार 11-12 पर ही है, ठीक है। तो ये जो आपका कह रहा है कि 25-26 में जो आपका रियल जीडीपी है बेस ईयर का वो कितना परसेंट वृद्धि होने का अनुमान है, ठीक है, तो ये आपका 7.4%, कितना है 7.4% है।
तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे हो चाहे बजट हो, आप कोई भी डाटा याद करते हैं ना, तो वहां सबसे पहले आप वित्त वर्ष को ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि ये आपका वित्त वर्ष पर ही क्वेश्चन डिपेंड करता है, क्योंकि वित्त वर्ष आपका चेंज कर देगा तो क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा, समझ जाए। इसलिए जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे बजट पढ़ते हैं तो वहां पर वित्त वर्ष को ध्यान रखिएगा कोई भी डाटा याद करने से पहले, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार, क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमानित दायरा क्या रखा गया। अब किसके लिए पूछ रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है वित्त वर्ष 27 के लिए। और वित्त वर्ष 27 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वित्त वर्ष 26-27, ठीक है। सिर्फ 27 लिखा है ना, इसका मतलब समझना कि वित्त वर्ष 26-27 के लिए हमसे पूछा जा रहा है। तो वित्त वर्ष 26-27 में कर आपका कि भारत की जीडीपी वृद्धि जो है वो अनुमानित कितना दर है, ठीक है, कितना हो सकता है। इसका अनुमानित दर आपका ध्यान रखना 6.8% से 7.2% के बीच, ये आपका अनुमानित है। 6.8% से 7.2% के बीच ये आपका 26-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमानित है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन है अप्रैल दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान भारत में औसत खुदरा मुद्रास्फीति दर कितनी दर्ज की है, यानी रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन आपसे पूछा जा रहा है कितना दर्ज किया गया है, ये कि आपका 1.7%, 1.7%। और ध्यान रखना ऐसे प्रश्न अब आपका बीपीएससी पूछ रहे हैं, ठीक है। पहले हम ये क्वेश्चन नहीं करवाते थे, कभी भी आप देखना, इससे पहले हम आपको मुद्रास्फीति नहीं करवाते थे, ठीक है। लेकिन देख रहे कुछ सालों से बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए अब हम आपको ऐसे क्वेश्चन भी क्लास में शामिल किए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरा जितने भी क्लास होते हैं ना वो आपके एग्जाम को ध्यान में करते हैं, ठीक है। जितने भी आपका हम क्लास करवाते हैं सभी हम खास करके बीपीएससी एग्जाम को हम ध्यान में रखकर क्लास करवाते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं, पिछले बार किस टॉपिक से उठाया था, इससे पिछले बार किस टॉपिक से उठाया था, ठीक है। तो हम क्वेश्चन बैंक को देखते रहते हैं, ठीक है। खास बात ये भी है ना कि हम भी एग्जाम देते हैं सिविल सर्विस वाले, ठीक है। जो बीपीएससी आपका जो मेन बीपीएससी है उसका एग्जाम जो है वो हम भी देते हैं, तो मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन आता नहीं आता है। एग्जाम देते छोड़ो, उसके बाद भी हम 5 साल 10 साल क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, तो वो हम करते रहते हैं। क्वेश्चन का एनालिसिस करना मेरा काम ही है, तभी तो इतना अच्छा कंटेंट बना पाते हैं, ठीक है। इसलिए कहेंगे कि आप कहीं आप क्लास कर रहे हैं ना तो आंख मूंद कर क्लास करिए, आपको कहीं से क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं से भी आपको क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, न ही कोई मैगजीन आपको पढ़ने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। हाँ, यदि आप 72वीं बीपीएससी में आप क्लास करना चाहते हैं 72वीं बीपीएससी का, तो 72वीं बीपीएससी का हम क्लास अलग से इसीलिए स्टार्ट किए हैं क्योंकि इस बार 71वीं बीपीएससी में आप देखे होंगे पैटर्न चेंज कर दिया बीपीएससी ने। 71वीं बीपीएससी में क्या किया, पैटर्न आपका चेंज कर दिया, इसीलिए हम क्या किए हैं 72वीं बीपीएससी के लिए एक आपका अलग से करेंट का क्लास स्टार्ट किए हैं, क्योंकि इसमें डिटेल्स में पढ़ाएंगे, पूरे डिटेल्स में, ठीक है। डिटेल्स में पढ़ाएंगे, फिर आपका अच्छे से क्वेश्चन करवाएंगे, आपका स्टेटमेंट बेस्ड हो, मैच द कॉलम हो, ठीक है। तो इसका क्लास आपको पहले तो 500 फी रखे थे, लेकिन आप लोगों के कहने पर हम 299 कर दिए। तो ये क्लास यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं ना 299 वाला, ठीक है, तो आपको तो और भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो ये क्लास पेड इसीलिए किया क्योंकि डिटेल्स में हम यूट्यूब पर क्लास करवाते हैं ना, बच्चे नहीं देखते। आप देख लो मेरे यूट्यूब पर चैनल पर जाकर देख लो, मेरा ही नहीं किसी का देख लो आप, ठीक है। वनडे एग्जाम के लिए क्लास करवाते हैं ना, वन लाइन क्वेश्चन, तो बच्चे अधिक देखते हैं, ठीक है। जैसे ही डीप में क्लास करवाते हैं तो बच्चे क्लास नहीं देखते हैं, ठीक है। ये भी कारण है, इसी कारण है कि हम क्लास पेड किया है, ठीक है। जो पढ़ने वाला होगा, जिसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, वो क्लास आपका ज्वाइन कर लेगा। जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम क्लास करवा रहे हैं यूट्यूब पर फ्री में, ठीक है। तो दोनों व्यवस्था है मेरे पास, ठीक है। तो ये क्लास कहाँ मिलेगा आपको, तो ये क्लास आपको मिलेगा LK क्लासेस ऐप पर, ठीक है। आपको मिलेगा LK क्लासेस ऐप पर, ठीक है। LK क्लासेस ऐप पर आपको मिलेगा, तो प्ले स्टोर पर जाइए और LK क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन 5 है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में वित्त वर्ष 26-27 के लिए जीडीपी विकास दर क्या अनुमान लगाया गया है। सेम क्वेश्चन है, रिपीट करिए क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट करिए, 6.8% से 7.2%। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान भारत की कुल
सकल जीएसटी संग्रह कितना दर्ज किया गया है? सकल जीएसटी संग्रह कितना दर्ज किया गया है? तो ये आपका हुआ है 17.4 लाख करोड़। ठीक है, जीएसटी संग्रह कितना हुआ है? 17.4 लाख करोड़। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? इंपॉर्टेंट है ये, आपका खास करके बीपीएससी का ना फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है आपका कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? हमेशा हमेशा आपको ध्यान रखना है वित्त वर्ष। यहाँ पर आपसे कह रहा है वित्त वर्ष 25-26 के लिए, तो 25-26 के लिए ये जीडीपी का 4.4% है। ठीक है, कितना है? जीडीपी का 4.4% है। किस ईयर के लिए? तो वित्त वर्ष 25-26 के लिए। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपको हम करवाए थे किसमें? केंद्रीय बजट आपका 26-27 में। केंद्रीय बजट अभी आपको हम करवाए हैं, उसमें करवाए थे कि देखो भाई, आपसे यदि पूछा जाए कि वर्ष 2026-27 के लिए, ठीक है, वित्त वर्ष 26-27 के लिए आपसे पूछा जाए कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट रहने का अनुमान है, तो 26-27 में ये है आपका 4.3%। 4.3%। तो देखो डाटा तो है, दोनों तो राजकोषीय घाटा है, लेकिन डाटा आपको वित्त वर्ष चेंज होते ही डाटा चेंज हो जाते हैं। इसीलिए कहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है ना कि देखो बजट पढ़ते हैं फिर आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं, दोनों में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डाटा सेम मिलता है आपको, लेकिन वित्त वर्ष अलग होते हैं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कहेंगे जब भी आप क्लास करते हैं तो बस वित्त वर्ष को ध्यान रखिए। ठीक है, तो देखो 26-27 के लिए, 26-27 के लिए आपका जो राजकोषीय घाटा है ना, वो आपका अनुमानित है जीडीपी का 4.3%। 4.3%। ठीक है, और वही आपका 25-26 के लिए जो आपका अनुमानित है ना, ये है आपका 4.4%। ठीक है, बस इतना क्लियर रखिए डाटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के आंकड़ों के अनुसार 16 जनवरी 2026 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया है? ये भी प्रश्न है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी अब आपका ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम 3-4 बार से करवा रहे हैं, 3-4 बार से आपको जो आर्थिक सर्वेक्षण होते हैं उसमें करवाते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, और एग्जाम से पहले हम करवा रखे भी थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, और इसमें भी डेट इंपॉर्टेंट करता है कि डेट किस डेट तक का डाटा है आपका। ये आपका 16 जनवरी 2026 तक का डाटा है। तो कह रहा है 16 जनवरी 2026 तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? तो याद रखना ये हुआ आपका 701.4 बिलियन डॉलर। 701.4 बिलियन डॉलर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, खास करके बीपीएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और एक कुछ स्टूडेंट हमको कमेंट किया था कि सर पढ़ते पढ़ते ना डिमोटिवेट हो जाते हैं, मन करता है छोड़ दे पढ़ाई, या आलसी हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, जब एग्जाम का डेट नजदीक आते हैं तब फिर पढ़ने का मन करता है। तो देखो भाई, ऐसे नहीं होगा। एग्जाम डेट आ जाने पर आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा, तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, किसी भी टारगेट को पाने के लिए ना आपको इससे पहले आपको इसमें लगना पड़ता है। ठीक है, यानी कि आपका नजदीक आ जाएगा, 1 महीना रहेगा एग्जाम का, तो हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, जो सच्चाई है आपको पहले से इसमें लगना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो आपका अप्रैल में बीपीएससी एडीओ की एग्जाम है। ठीक है, बीपीएससी एडीओ की एग्जाम है, फिर आपका 72वीं बीपीएससी की एग्जाम है। तो आप सोच रहे कि एग्जाम आ जाएगा, 1 महीना पहले रहेगा समय, तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए कहेंगे देखो, बस मोटिवेशन के लिए एक ही चीज ध्यान रखना कि आप यदि सफल होते हैं ना, तो आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार जलते हैं। ठीक है, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार क्या होते हैं? जलते हैं। और जब आप असफल होते हैं ना, तो यही पड़ोसी और रिश्तेदार खुश होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो बस यही मोटिवेशन का एक चीज होना चाहिए। और दूसरी बात, अपने माता पिता को देख लीजिए, आपके लिए कहाँ से पैसा लाते हैं पढ़ाने के लिए। हाँ, आप खुद कमा कर पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको टेंशन होगा ही। आप खुद कमा कर पढ़ रहे हैं, फिर भी तो होगा ना, परिवार देखना है, बाल बच्चे देखना है, ये देखना है, वो देखना है, बहुत सारी चीज है। हाँ, समाज में स्टेटस भी देखते हैं लोग। आजकल क्या है ना, हमारे समाज में एक चीज देखो, एक चीज सच्चाई है, खास करके गांव में एक चीज सच्चाई है कि यदि आप ग्रुप डी के ही नौकरी क्यों नहीं की हो, ठीक है, चपरासी की नौकरी क्यों नहीं की हो,
इसका स्टेटस समाज में अलग होता है। ठीक है, आप प्राइवेट में कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, उसका वैल्यू गांव में नहीं देता है। ठीक है, तो ये भी है, स्टेटस का भी चीज है। तो यही सब आपका मोटिवेशन का चीज है। ठीक है, बाकी और आपको डेली कोई मोटिवेशन करे ये नहीं होता है, आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए, किसी के मोटिवेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ना चाहिए। बस एक ही चीज सोचो ना कि आपका सिलेक्शन होगा ना तो पड़ोसी जल मरेगा। ठीक है, बस इतना ही है। हाँ, आप यदि विफल होंगे, असफल होंगे, तो पड़ोसी जो है वो खुश रहेंगे, रिश्तेदार आपका खुश रहेंगे। ठीक है, बस यही आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार अप्रैल नवंबर 2025 की अवधि के दौरान भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी ग्रॉस एफडीआई प्रवाह कितना रहा है। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब बीपीएससी एफडीआई से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बीपीएससी जो है एफडीआई से भी प्रश्न पूछता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। डाटा ये आपका है 64.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 64.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में सेवाओं का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है। वैश्विक सेवाओं में निर्यात में भारत की सटीक हिस्सेदारी कितनी है, यानी विश्व के कुल सेवाओं के निर्यात में कर रहा है भारत का कितना योगदान है। तो ये है आपका 4.3%। कितना है, 4.3% है। इस चीज को आप ध्यान रखना, 4.3% है। ठीक है, चलिए हाँ, एक चीज और, इस क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत जो है ना विश्व में सेवाओं का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। 7वां, ठीक है, सेवा में, ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है, ध्यान रखना। क्वेश्चन है कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भारत में वैश्विक स्तर पर किस स्थान का सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है। बस इतना ध्यान रखो कि भारत जो है घरेलू विमानन बाजार में विश्व में किस स्थान पर है। ये है आपका तीसरा स्थान पर। ठीक है, तीसरा स्थान पर, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार नवंबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी हो गई है। ठीक है, स्थापित विद्युत क्षमता कितनी हो गई है, तो ध्यान रखना ये हो गया आपका विद्युत क्षमता करें ना तो आपका होगा 509.74 गीगावाट। कितना है, 509.74 गीगावाट हो गया है। इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भारत कुल नवीकरणीय ऊर्जा और स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में क्रमशः किस स्थान पर है। तो दोनों में भारत जो है ना तीसरे स्थान पर है। दोनों में जो है वो भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 14 है। क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर में कितनी दर्ज की गई है। आप देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी पूछा है। आप जाकर देख लीजिए 69वीं बीपीएससी, 69वीं बीपीएससी का डाटा उठाइए, क्वेश्चन देखिए, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, यानी ये सेम टू सेम नहीं, शिशु मृत्यु दर का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, किस बीपीएससी में, 69वीं बीपीएससी में। ठीक है, तो बीपीएससी का जो पैटर्न है हम उसी पैटर्न पर क्लास करवाते हैं। ऐसे नहीं है कि आंख मूंद कर आते हैं कोई भी क्वेश्चन करवा देते हैं, नहीं नहीं, कोई भी हम क्लास कराते हैं ना तो उससे पहले कंटेंट जब बनाते हैं ना तो हम क्वेश्चन बैंक उठाकर रखे रहते सामने, तब हम बनाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इसीलिए मेरा एक भी क्लास होता है ना उसके पीछे बहुत मेहनत होता है। ये नहीं कि मुंह उठा कर आए यहाँ क्लास करवा दिए बस हो गया, नहीं, इसके पीछे बहुत मेहनत है, कंटेंट बनाने के पीछे बहुत मेहनत है। ठीक है, इस बात को वही समझेंगे जो एक टीचर है, जो क्लास करवा रहे हैं ना वही समझेंगे कि एक क्लास करवाने के पीछे कितनी मेहनत होती है। आपको दिख रहा होगा कि आधे घंटे क्लास है, लेकिन आधे घंटे क्लास के पीछे 2, 3, 4, 5 घंटे भी लगते हैं। ठीक है, इसीलिए कंटेंट को समझिए, को नंबर क्वेश्चन की संख्या पर होना चाहिए, कंटेंट को समझिए, यही हम कहेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन क्या था कि आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी दर्ज की गई है। तो ये है आपका 25 है, यानी 25 प्रति 1000 जीवित जन्म पर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बस इतना ध्यान रखना, 25 है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन कर रहा है, किस भारतीय राज्य में शिशु मृत्यु दर
सबसे कम दर्ज की गई है, मात्र 3 है, मात्र 3 है। किस राज्य में है? तो ये आपका मणिपुर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, मणिपुर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 25 में पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है? एफडीआई जो है ना किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ आपका सेवा क्षेत्र को, ठीक है, सेवा क्षेत्र को सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। उसके बाद बात करें हम तो होगा आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सेकेंड स्थान पर आपका आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, और सबसे अधिक जो है आपका एफडीआई वो सेवा क्षेत्र को मिला है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है 17। कर आपका आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारत ने कुल कितने अमेरिकी डॉलर की सेवाओं का निर्यात किया है? अब यहाँ आपको पैसा हम पूछ रहा है, कितने अमेरिकी डॉलर सेवाओं का निर्यात किया है? तो ध्यान रखना ये आपका होगा 387.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 387.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 24-25 में भारत का कुल रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन कितना अनुमानित रहा है? ठीक है, ये ध्यान रखना ये है आपका 3577 यानी 3577.3 लाख मीट्रिक टन, ठीक है, यानी 3577 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने का क्या है अनुमान है? आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 पर। क्वेश्चन आपका है आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भारत लगातार कौन से वर्ष क्या करा? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत लगातार कौन से वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बताओ कि भारत जो है ना वो विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो ये आपका चौथी, ठीक है, ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन कर आपका आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितना परसेंट है? तो ध्यान रखना ये है आपका 9.2%, कितना है? 9.2% है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण समाप्त होता है। हाँ, एक चीज और बता दें आपको कि अभी आपका चाहे आपका बजट हो चाहे आपका आर्थिक सर्वेक्षण हो, पूरी तरह से डाटा आपका मार्केट में नहीं आया है, कहीं भी आप कोई भी साइट पर देख लीजिए, ठीक है। तो आपको 10-15 दिन के बाद जब पूरी तरह से आपका डाटा आ जाएंगे, ठीक है, अवेलेबल हो जाएंगे साइट पर, तब मैं आपको फिर से एक बार सभी को केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, बिहार बजट, आर्थिक सर्वेक्षण सबको फिर से आपको हम एक क्लास करवाएंगे। उसमें बहुत ही डिटेल्स में क्लास करवाएंगे, सब्जेक्टिव फिर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये क्लास भी आपको होगा, ये क्लास लेकिन पेड वाले में होगा, ठीक है, पेड वाले में होगा आपका। चलिए तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।